हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर जेसी बोस अ ब्यूटीफुल माइंड पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है जगदीश चंद्र बोस के बारे में है। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। अ बायोग्राफी इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ समवन यूजुअली एमिनेंट। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो बायोग्राफी जो होता है, ठीक है, वो किसी का जीवन के बारे में लिखा जाता है और वैसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एमिनेंट यानी कि बहुत फेमस होता है उन लोग के बारे में लिखा जाता है। द पर्सन में बी अलाइव और डेड। अब बायोग्राफी में ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन जीवित है या मर गए, पर बायोग्राफी उनका बारे में लिखा जाता है। बायोग्राफीज आर ऑलवेज रिटन बाय समबडी अदर देन द पर्सन हिमसेल्फ। तो बायोग्राफी हमेशा दूसरे लोग ही लिखते हैं। वी रेड बायोग्राफीज ऑफ एमिनेंट पर्सन सो दैट वी मे लर्न अबाउट देम एंड ट्राई टू बी लाइक देम। तो हम लोग बायोग्राफीज इसलिए पढ़ते हैं एमिनेंट पर्सन लोग का, फेमस पर्सन लोग का, ताकि हम लोग उससे कुछ सीख सके और उनका जैसा बनने का कोशिश करें। तो वैसे ही एक बायोग्राफी का बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में कुछ इस तरीक़ा से है। हिस्टोरिकली इन 1895 इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। अ डिफरेंट हिस्ट्री वॉज मेड दैट ईयर एट द टाउन हॉल इन कलकत्ता। तो हिस्टोरिकली 1895 में इंडिया जो था वो ब्रिटिश लोग के अंदर था। ठीक है, माने ब्रिटिश इंडिया पे राज करते थे 1895 में। और यहाँ पर उस साल कुछ अलग ही हिस्ट्री लिखा गया टाउन हॉल कोलकाता में। एन इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन वॉज परफॉर्म्ड बाय जगदीश चंद्र बोस, एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब उस साल कुछ इंटरेस्टिंग सा डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम लोग कुछ चीज़ को समझाते हैं या बताते हैं, तो वैसे ही चीज़। तो यहाँ पर भी जगदीश चंद्र बोस जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, उधर पर भी जगदीश चंद्र बोस ने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया था। एवरीवन वॉज ओवरवेव्ड व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल फ्रॉम अ लेक्चर हॉल टू थर्ड रूम अबाउट 75 मीटर अवे। तो सब आश्चर्यचकित हो गए थे जब जगदीश चंद्र बोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक है, जब यूज़ किया तो उन्होंने देखा क्या कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लेक्चर हॉल से लेके 3 रूम क्रॉस करके यानी कि 75 मीटर दूर में मिला। माने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 75 मीटर ट्रैवल किया। These wave pass through three solid walls। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तीन मोटा मोटा सॉलिड दीवार जो था उन लोग को क्रॉस करके पार हो गया। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये 3 मोटा मोटा दीवार का आर पार चला गया। दिस वॉज अ रिमार्केबल एंड अ पाथ ब्रेकिंग इंसिडेंट विच पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जगदीश चंद्र बोस ने जब किया तो इसका वजह से, ठीक है, फ्यूचर का रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद आया वर्ल्ड को। यानी फ्यूचर का जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोग के लिए ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था जो कि उन लोग को मदद करता उन लोग का आगे का रिसर्च में। बॉर्न ऑन 30 नवंबर 1858 एट बिक्रमपुर, नाउ मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बिक्रमपुर, ठीक है, जो कि अभी का मुंशीगंज बांग्लादेश में है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में है। जगदीश चंद्र बोस वॉज अ मैन ऑफ डिवाइड टैलेंट। तो जगदीश चंद्र बोस जो थे वो एक ऐसे इंसान थे जिसका अंदर बहुत सारा टैलेंट था। वो एक फिजिसिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे
और एक साइंस फ्रिक्शन का राइटर भी थे। हिज फादर भगवंत चंद्र बोस वॉज अ लीडर ऑफ ब्राह्मो समाज। तो उनका जो पिताजी थे, ठीक है, वो एक बहुत बड़े लीडर थे ब्राह्मो समाज का। ही वर्कड एज अ डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट इन फरीदपुर, बर्दवान एंड इन अदर प्लेसेस। तो उनका जो पिताजी थे भगवंत चंद्र बोस, ठीक है, वो एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे और वो फरीदपुर, बर्दवान और ये सब जगह में काम कर चुके हैं। जगदीश चंद्र एजुकेशन स्टार्टेड इन वर्नाकुलर स्कूल बिकॉज हिज फादर बिलीव दैट वन मस्ट नो वंस मदर टंग बिफोर लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज। तो जगदीश चंद्र बोस का एजुकेशन वर्नाकुलर स्कूल में हुआ, ठीक है, क्योंकि उनका पापा, उनका जो पिताजी है, वो विश्वास करते थे ये कि अगर किसी को, ठीक है, अगर किसी को आगे बढ़ना अपना ज़िंदगी में तो उसको पहले अपना देश का मातृभाषा आना चाहिए, उसका बाद उसको बाकी का जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। बिसाइड वन शुड नो वंस ओन पीपल, माने दूसरा को जानने से पहले खुद का देश का आदमी लोग को, खुद का देश का इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्पीकिंग एट द बिक्रमपुर कॉन्फ्रेंस इन 1950 बोस सेड। तो बिक्रमपुर कॉन्फ्रेंस 1915 में जो हुआ था उसमें बोस ने कहा, एट दिस टाइम सेंडिंग चिल्ड्रन टू इंग्लिश स्कूल्स वॉज अ प्रिविलेज स्टेटस सिंबल। तो ये समय में 1915s में, ये समय में जब बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना एक बहुत बड़ा स्टेटस का सिंबल था, ठीक है, माने एक बहुत, मतलब एक मान लीजिए समाज में एक बहुत ऊंचा दर्जा में माना जाता था जो लोग अपना बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते थे। इन वर्नाकुलर स्कूल्स टू विच आई वॉज सेंट, द सन ऑफ मुस्लिम अटेंडेंट ऑफ माई फादर सैट ऑन माई राइट साइड एंड अ सन ऑफ फिशरमैन सैट ऑन माई लेफ्ट। तो जो वर्नाकुलर स्कूल में मैं यानी कि जगदीश चंद्र बोस जाते थे, वही स्कूल में उन्हीं का जो पिताजी है, ठीक है, मतलब जगदीश चंद्र बोस का जो पिताजी है, उन्हीं का एक कॉलीग था, मुस्लिम कॉलीग था, उसका भी बच्चा पढ़ता था जगदीश चंद्र बोस के साथ, और वो बच्चा उसका राइट साइड में बैठता था। और वही क्लास में उन्हीं का साथ एक मछुआरा का बच्चा भी पढ़ता था जो जगदीश चंद्र बोस का लेफ्ट साइड में बैठता था। दे वेर माई प्लेमेट्स। अब उन लोग कौन थे? उन लोग जगदीश चंद्र बोस का बहुत अच्छा दोस्त थे। I listened spellbound on their stories of birds, animals and aquatic creature। तो मैं spellbound का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, यानी कि किसी का बात में खो जाना। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस अपना दोस्त लोग का बात में इतना खो जाते थे जब उन लोग उसको बर्ड्स का, एनिमल का या फिर एक्वाटिक क्रिएचर लोग का, जो पानी के अंदर जानवर रहता है, उन लोग का बारे में जब बताता था तो जगदीश चंद्र बोस इन लोग का बारे में ना एकदम खो जाता था, ठीक है, इन लोग का स्टोरी सुन के उसका बारे में एकदम खो जाता था। परहैप्स देयर स्टोरी क्रिएटेड इन माई माइंड अ नीन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन द वर्किंग्स ऑफ नेचर। शायद इसी का वजह से, ठीक है, ये स्टोरीज का वजह से और उन लोग का दोस्त जो स्टोरी सुनाता था, शायद इसी का वजह से आज जगदीश चंद्र बोस को नेचर का साथ इतना जुड़ा हुआ है, वो उसका इतना लगाव है। When I returned home from school accompanied by my school fellows, my mother welcomed and fed us all without discrimination। तो जब जगदीश चंद्र बोस स्कूल से घर आते थे अपना दोस्त लोग का साथ, तो उनका जो मम्मी है, ठीक है, सभी को एक समान प्यार करते थे, सभी को एक समान बुला के घर में खाना खिलाते थे बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बिना कोई भेदभाव का। इट वॉज बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंडशिप विद देम दैट आई कुड नेवर फील दैट देयर वेर क्रिएचर्स हु माइट बी लेबल्ड लोअर कास्ट। तो शायद इन्हीं का दोस्ती का वजह से, शायद इन्हीं का साथ बचपन में खेलने का वजह से या इन्हीं से दोस्ती होने का वजह से जगदीश चंद्र बोस को कभी नहीं लगा कि कोई क्रिएचर, कोई इंसान ऐसा कोई लोअर कास्ट में जा सकता है ना। बोलने का मतलब तभी का आदमी लोग बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट में बिलीव करते थे ना, लोअर कास्ट अपर कास्ट में। तो जगदीश चंद्र बोस इन लोग में कभी ऐसा बिलीव नहीं किया, ऐसा कभी उन लोग को फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि कोई लोअर कास्ट का है या कोई अपर कास्ट का है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता था। आई नेवर रियलाइज दैट
देयर एग्जिस्टेंस अ प्रॉब्लम ऑफ कॉमन ऑफ टू कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब जगदीश चंद्र बोस को कभी भी ऐसा नहीं लगा, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा कि हिंदू या फिर मुस्लिम दो कम्युनिटी का बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इन 1869 बोस ज्वाइन हेड स्कूल and 6 years later he was admitted at St. Xavier's School in कलकत्ता। तो 1869 को बोस हर स्कूल बोल के एक स्कूल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करता है और ठीक 6 साल बाद वो सेंट जेवियर स्कूल इन कोलकाता में वो एडमिशन लेता है, ठीक है। ही पास द एंट्रेंस एग्जाम एंड जॉइंड सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ कोलकाता। अब कुछ साल बाद उन्होंने अपना एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, ठीक है, और उसका बाद उसको एडमिशन मिल गया सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में। इट वॉज देयर दैट ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द जेसुइट फादर यूजीन लेफ्रॉन्ट हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग हिज इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंस। तो यहाँ पर ही उनका मिलन हुआ एक फादर का, जेसुइट फादर यूजीन लेफ्रॉन्ट। ये फादर जो है वो जगदीश चंद्र बोस का लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फादर उनको मदद करता है ताकि वो नेचुरल साइंस यानी कि वो प्राकृतिक विज्ञान में अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। लेटर बोस वॉज सेंट टू इंग्लैंड एंड सिक्योर्ड एन एडमिशन इन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज टू स्टडी नेचुरल साइंस। और बाद में जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, इंग्लैंड गए और वहाँ पर भी उनको एक तो कॉलेज में जिनका नाम है क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में उनका एडमिशन हो गया और यहाँ पर भी वो नेचुरल साइंस लेके पढ़ाई किए। 1884 में ही रिसीव्ड द नेचुरल साइंस ट्रॉफी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड अ बीएससी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो 1884 में जगदीश चंद्र बोस ने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया नेचुरल साइंस में और उनको उधर से एक ट्रॉफी भी मिला और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, ठीक है, और इधर पर उन्होंने अपना बीएससी भी कंप्लीट किया, ठीक है, और उसको भी उधर से डिग्री मिला यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। द फॉलोइंग ईयर बोस ज्वाइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज एज ऑफिटरिंग प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो यही साल में बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कोलकाता में है यहाँ पर प्रोफेसर का जॉब में ज्वाइन कर दिए, ठीक है, फिजिक्स का प्रोफेसर का इसमें वो जॉब करे। बट ही वॉज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च। अब देखिए यहाँ पर वो फिजिक्स का प्रोफेसर तो बन गए पर यहाँ पर जैसा फैसिलिटी मिलना चाहिए उसका रिसर्च में वैसा फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाया। ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड अ लोअर सैलरी देन हिज यूरोपियन कॉलीग्स। तो यहाँ पर उसको बहुत कम सैलरी मिलता था, बहुत कम उसको वेतन मिलता था उसका यूरोपियन कॉलीग्स का हिसाब से, यानी कि उनका साथ जो और भी प्रोफेसर लोग या और भी स्टाफ लोग जो काम करता था उनसे उसका कम ही सैलरी था। बोस हैज़ हैड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड नेशनल प्राइड। बोस को यहाँ पर देखा, बोस जो थे वो एक माने सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन थे और वो अपना देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। देयरफॉर एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट ही कंटिन्यूड हिज टीचिंग असाइनमेंट फॉर 3 years विदाउट एक्सेप्टिंग हिज सैलरी। तो यहाँ पर एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट यानी कि एक तरह का आप बोल सकते हैं एक आंदोलन तौर पे, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने पढ़ा अपना टीचिंग करियर तो कंटिन्यूस रखा, यानी कि वो पढ़ा रहे थे पर उन्होंने 3 साल तक कुछ भी सैलरी लिया नहीं, लेने से मना कर दिया। फाइनली द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफर्ड हिम अ परमानेंट टीचिंग पोस्ट। और कुछ साल बाद फाइनली उधर का जो डायरेक्टर था जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूट का और उधर का प्रिंसिपल ने वो कॉलेज का उनको परमानेंट टीचिंग पोस्ट दे दिया। मतलब अब वो यहाँ पर एक परमानेंट प्रोफेसर का तौर पे हो गए थे। तो ये था फर्स्ट यूनिट। कोई वर्ड में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट कुछ इस तरीका से है। बोस हैड इन्वेंटेड सेवरल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। बोस ने कई संवेदनशील उपकरणों का
आविष्कार किया। वन ऑफ देम इज़ द कैरोग्राफ विच इज़ यूज टू मेज़र द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और उन्हीं में से एक कैरोग्राफ था, आप फोटो में देख सकते हैं, जो कि बताता है कि प्लांट किस रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसका ग्रोथ रेट बताएगा आपको ये इंस्ट्रूमेंट। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट बोस शोड दैट प्लांट बिहेव इन द सेम मैनर एज ह्यूमन बीइंग। और ये एक्सपेरिमेंट का द्वारा बोस ने बता दिया कि जैसा हम लोग इंसान लोग जैसा किसी चीज़ पे बिहेव करते हैं, ठीक है, वैसे ही सेम प्लांट भी किसी भी चीज़ का ऊपर वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, ऑल्दो प्लांट टेक लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड देन एनिमल, बट प्लांट लोग का जो रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो एनिमल का या फिर हम लोग का मुकाबले बहुत कम होता है। जैसा हम लोग को फट से चोट लगने से हम लोग अपना चोट को फट से जाहिर कर देते हैं ना, हम लोग बता देते हैं, पर प्लांट लोग को लगता है, उन लोग को भी दर्द होता है, पर उन लोग थोड़ा देरी में जाहिर कर पाता है, हम लोग का जैसा फट से नहीं जाहिर कर पाता है। ठीक है, ही प्रूव दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइज एंड एक्सटर्नल स्टिमुलीज। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट जो है उन लोग का पास भी, ठीक है, सेंसिटिव होता है उन लोग भी, ठीक है ना, उन लोग को हीट से, कोल्ड से, लाइट से, नॉइस से, ठीक है, और बाहरी इन्वायरमेंट से उन लोग को भी फ़र्क पड़ता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसा हम लोग को फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ से, उन लोग को भी ऐसे ही फ़र्क पड़ता है। बाई इंजेक्टिंग अ पॉइजन इनटू अ लिविंग प्लांट बोथ सो दैट दे रिएक्ट इन द सेम मैनर एज वी डू। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट में, ठीक है, उन्होंने एक प्लांट को पॉइजन दिया, और जैसे ही वो पॉइजन दिया तो उसको पता चला कि जैसे ही हम लोग रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, वैसे ही प्लांट भी रिएक्ट करता है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज इंटेंडेड बाय J.C. बोस इन द लेट 19th सेंचुरी। तो साइंटिफिक रिसर्च जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऊपर हुआ था, उनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम J.C. बोस का भी रहेगा 19th सेंचुरी में। इट वॉज द इटालियन साइंटिस्ट मैक्रोनी हु गॉट द पेटेंट फॉर द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। तो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम है मैक्रोनी, आप उसका फ़ोटो इधर पर देख सकते हैं। इन्होंने पेटेंट करवा लिया। ठीक है, पेटेंट का मतलब होता है जब हम लोग कुछ चीज़ आविष्कार करते हैं और उसका ऊपर हम लोग अपना ये दे देते, नाम दे देते हैं कि हम लोग ही इसी को डिस्कवर्ड किया और कोई नहीं इसको डिस्कवर्ड किया है, तो इसको पेटेंट बोला जाता है। आप पेटेंट का मतलब देख सकते हैं। तो उनका ये पेटेंट रख दिया गया था, उनका नाम से ये पेटेंट कर दिया गया था कि उन्होंने एक वायरलेस टेलीग्राफी किया है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट Bose public demonstration in Calcutta along the same line happened much earlier। पर हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही साल में बोस ने भी इससे पहले बोस ने भी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि पब्लिक एक्सपेरिमेंट था कोलकाता में, जिसमें उन्होंने पहले ही ये टेलीग्राफी का ऊपर उन्होंने बता दिया था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कमर्शियल बेनिफिट for this invention, Bose made his invention public in order to allow others to advance further along the line of his research। तो बोस ने अपना कोई फ़ायदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया ये एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना, मतलब अपना कोई कमर्शियल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मतलब वो चाहते तो वो भी इस चीज़ का पेटेंट कर सकते थे और मार्केट में बेच सकते थे, ठीक है, कोई और उसको बना नहीं पाता, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपेरिमेंट से अगर किसी और को फ़ायदा हो रहा है, किसी और को भलाई हो रहा है, कोई अपना एक्सपेरिमेंट को और आगे ले जा सकता है, तो मैं ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। इसी की वजह से उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया ये वाला एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, However, Bose's place in history has now been re-evaluated। और आज बोस का जो अस्तित्व है हिस्ट्री में वो बहुत ही महत्व है। ठीक है, this great Indian scientist was eventually crowned with the glory when he was awarded the King's Knighthood, ठीक है, by the British government in 1917। और ये ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट का, ठीक है,
तब इनका नाम प्रसिद्ध हुआ जब उनको एक अवार्ड मिला, ठीक है, द ग्रेट नाइटहुड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब उसको अवार्ड मिला 1917 में, तब जाके वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ही वॉज ऑल्सो conferred many other award like the Fellow of the Royal Society, the Companion of the Order of Indian Emperor etc. तो बाद में उनको और भी बहुत सारा अवार्ड मिला, जैसे कि द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्परर, और ऐसा करके बहुत सारा अवार्ड उनको मिला। नीडलेस टू से ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर बॉर्न इन द कंट्री। और इससे हम लोग ये समझ सकते हैं क्या कि ये एक ऐसा ग्रेट साइंटिस्ट है जो हम लोग का देश में पैदा हुआ है, ठीक है। सर जेसी बोस wrote several book and published many research paper in leading science journal। सर जगदीश चंद्र बोस ने बहुत सारा बुक लिखा, बहुत सारा जर्नल पब्लिश किया, ठीक है, अपना साइंस प्रोजेक्ट से लेके, यानी कि उनका जो साइंस में जो रुचि था उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारा रिसर्च पेपर पब्लिश किया, बहुत सारा बुक्स लिख डाला, ठीक है। सम ऑफ हिज फेमस बुक आर रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902। तो उन्हीं में से बहुत सारा फेमस बुक में से एक है द रेस्पॉन्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट 1926, मेजर मैकेनिज्म ऑफ प्लांट 1928, और भी बहुत सारा बुक वो लिखते हैं। इन 1896 बोस रोट निरुद्देश्य खोज्य अ साइंस फ्रिक्शन। तो 1896 को बोस ने एक बुक लिखा, जिस साइंस फ्रिक्शन बुक लिखा, जिसका नाम था निरुद्देश्य खोज्य, ठीक है। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ साइंस फ्रिक्शन इन बांग्ला। तो वही पहले राइटर थे जो कि साइंस फ्रिक्शन को बांग्ला में लिखे थे, ठीक है ना। मतलब वो पहले राइटर थे जो कि साइंस फ्रिक्शन को बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे। इन नवंबर 1917 बोस फाउंडेड द बोस इंस्टीट्यूशन एट हिज ओन हाउस इन कलकत्ता। तो 1917 में नवंबर में, ठीक है, बोस ने एक बोस इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया अपना ही घर पे कोलकाता में। ही डोनेटेड द बोस इंस्टीट्यूशन टू द नेशन फॉर रिसर्च ऑन साइंस। और बाद में उन्होंने ये बोस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, देश को डोनेट कर दिया, देश को दे दिया, ताकि देश का जो साइंटिस्ट है, देश का जो बाकी साइंटिस्ट लोग हैं, वो अपना रिसर्च को यहाँ पर कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना, साइंस का ऊपर। दिस ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट ब्रीथ हिज लास्ट ऑन 23 नवंबर 1937। और ये जो ग्रेट साइंटिस्ट जेसी बोस थे, ठीक है, उनका देहांत, उनका मृत्यु 23 नवंबर 1937 को हुआ। तो यही था सर जेसी बोस का बायोग्राफी। होप आपको समझ में आया होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।